26 नवंबर 2008 रात के लगभग 9:30 बजे। मुंबई की हवा में नमक और समुद्र की खुशबू घुली हुई थी। लोग अपने अपने घरों में टीवी देख रहे थे। होटल ताज और ओबेरॉय में मेहमान डिनर का आनंद ले रहे थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर यात्रियों की भीड़ थी। सब कुछ सामान्य था। लेकिन उसी समय अरब सागर की लहरों को चीरती एक छोटी सी नाव चुपचाप आगे बढ़ रही थी। उस नाव पर बैठे लोग सिर्फ हथियार नहीं ला रहे थे, वे भारत के इतिहास की सबसे भयावह रात लेकर आ रहे थे। सवाल यह है, क्या यह हमला पूरी तरह अचानक था, या समुद्र की उसी अंधेरी सतह पर कुछ चेतावनियां पहले ही तैर चुकी थीं? 2008 की शुरुआत में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक इंटरसेप्ट मिला। यह कोई सामान्य बातचीत नहीं थी। इसमें समुद्री रास्ते और बड़े शहर का जिक्र था। संकेत थे कि आतंकवादी समुद्र के जरिए भारत में घुसपैठ की योजना बना रहे हैं। यह जानकारी हल्की नहीं थी। यह उस तरह की इनपुट थी जो आने वाले तूफान का पहला संकेत होती है। रॉ ने इस इनपुट को गंभीरता से लिया। विदेशी स्रोतों से भी जानकारी आ रही थी कि पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकी समूह समुद्री मार्ग की रेकी कर रहे हैं। नाम सामने आ रहे थे: लश्कर-ए-तैयबा, ट्रेनिंग कैंप्स में विशेष समुद्री अभ्यास, नक्शे, जीपीएस डिवाइस, सैटेलाइट फोन। यह सूचना आगे बढ़ाई गई। दिल्ली में फाइलें खुलीं, मीटिंग्स हुईं। यह इनपुट देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो तक पहुंचा। आईबी का काम था देश के भीतर संभावित खतरे का आकलन और राज्यों को अलर्ट करना। महाराष्ट्र पुलिस को भी सामान्य अलर्ट जारी किया गया। तटीय सुरक्षा बढ़ाने की बात हुई। लेकिन सामान्य अलर्ट और विशिष्ट कार्रवाई के बीच अक्सर एक खतरनाक दूरी होती है। मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी। यहां हर दिन सैकड़ों जहाज आते जाते हैं। मछुआरों की नावें, कार्गो शिप, छोटे ट्रॉलर। समुद्र खुला है। 720 किलोमीटर लंबी महाराष्ट्र की तटरेखा। हर इंच की निगरानी संभव नहीं। लेकिन कुछ महीनों बाद, सितंबर और अक्टूबर 2008 में, फिर एक इनपुट आया। इस बार अधिक स्पष्ट। बातचीत में ताज और ओबेरॉय जैसे शब्दों का उल्लेख था। यह इंटरसेप्ट अमेरिकी एजेंसियों से भी साझा हुआ था। रॉ ने इसे गंभीर माना। फाइलें फिर चलीं। मीटिंग्स फिर हुईं। सवाल उठे, क्या यह क्रेडिबल है? क्या यह सिर्फ सामान्य चट्टर है? क्या तारीख तय है? कौन सा दिन? कौन सा रास्ता? इंटेलिजेंस की दुनिया में 100% स्पष्टता शायद ही कभी होती है। वहां संकेत होते हैं, अधूरी तस्वीरें होती हैं, और उसी अधूरी तस्वीर के आधार पर निर्णय लेने होते हैं। मुंबई पुलिस को फिर अलर्ट मिला। होटल्स को सतर्क रहने की सलाह दी गई। लेकिन क्या सुरक्षा का स्तर बदला? क्या समुद्र पर चौकसी बढ़ी? उसी समय कराची के पास एक गुप्त ट्रेनिंग चल रही थी। 10 युवा लड़के। उन्हें सिखाया जा रहा था जीपीएस कैसे चलाना है, समुद्र में रास्ता कैसे पहचानना है, सैटेलाइट फोन से संपर्क कैसे रखना है। उनके पास AK-47 ग्रेनेड, सूखे मेवे और एक स्पष्ट मिशन था: मुंबई। 21 नवंबर 2008 ये 10 लोग कराची से निकले। एक बड़ी नाव, फिर बीच समुद्र में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को हाईजैक किया गया। उसके कप्तान की हत्या कर दी गई। अब वे भारतीय जल सीमा में थे। सवाल फिर वही, क्या किसी रडार ने उन्हें देखा? क्या किसी कोस्ट गार्ड ने शक किया? भारतीय तटरक्षक बल के पास सीमित संसाधन थे।
कुछ अलर्ट पहले जारी हुए थे, लेकिन समुद्र में हर छोटी नाव को रोकना लगभग असंभव था। 26 नवंबर की शाम वे मुंबई के पास बदवार पार्क के तट पर उतरे। भीड़भाड़ वाला इलाका, किसी ने ध्यान नहीं दिया। 10 लोग अलग अलग दिशाओं में बंट गए। और फिर गोलियों की आवाज गूंजी। पहला निशाना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फिर लियोपोल्ड कैफे, फिर होटल ताज महल पैलेस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस। मुंबई थर्रा उठी। टीवी चैनलों पर लाइव तस्वीरें, आग की लपटों में घिरा ताज, खिड़कियों से धुआं, लोग भागते हुए, चीखें। स्थानीय पुलिस ने बहादुरी दिखाई। कई अधिकारी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के मुकाबला करने निकल पड़े। एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे शहीद हो गए। दिल्ली में आपात बैठकें शुरू हुई। एनएसजी को रवाना किया गया, लेकिन उन्हें दिल्ली से मुंबई पहुंचने में समय लगा। 60 घंटे तक ऑपरेशन चला। अंततः 9 आतंकवादी मारे गए। एक जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। जब पूछताछ हुई, जब सैटेलाइट फोन के रिकॉर्ड निकाले गए, जब जीपीएस ट्रैकिंग देखी गई, तब तस्वीर साफ होने लगी। समुद्री मार्ग, कराची से सीधा रास्ता। और तब देश ने पीछे मुड़कर देखा। क्या चेतावनियां थीं? हाँ। क्या समुद्री खतरे की बात कही गई थी? हाँ। क्या होटल्स के नाम इंटेलिजेंस में आए थे? कुछ इनपुट में संकेत थे, लेकिन क्या उन संकेतों को एक सटीक, एक्शनेबल, टाइम बाउंड अलर्ट में बदला गया? यही वह धुंधला क्षेत्र है जहां बहस आज भी जारी है। इंटेलिजेंस एजेंसियां कहती हैं, हमने चेतावनी दी थी। राज्य एजेंसियां कहती हैं, इनपुट सामान्य था, स्पेसिफिक नहीं। कोस्टल पुलिसिंग तब भी विकसित हो रही थी। फिशिंग बोट्स की कोई सेंट्रलाइज्ड ट्रैकिंग नहीं थी। 26/11 के बाद बहुत कुछ बदला। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की बात हुई। कोस्टल रडार चेन बनाई गई। मरीन पुलिस स्टेशन स्थापित हुए। एनएसजी हब मुंबई में बनाया गया। लेकिन बदलाव हमेशा त्रासदी के बाद क्यों आते हैं? यह कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है। यह कहानी है सूचनाओं की, फाइलों की, मीटिंग्स की, और उन छोटे छोटे निर्णयों की जो मिलकर इतिहास बदल देते हैं। इंटेलिजेंस की दुनिया में अक्सर सच टुकड़ों में आता है।